हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज शुरू करी है सीटीपी एमसीक्यूज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम जो है आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो सभी क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार इन पेपर्स में देखने को मिले हैं। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहां पर और ज़्यादा अपडेट जो है और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस किसके अंदर मिलता है? इंटेलिजेंस लेवल, बी एटीट्यूड्स, सी मोटर एबिलिटी, डी ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी आंसर है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है एक बच्चे से और दूसरे बच्चे का, अगर मैं इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करूं तो वो हर चीज़ में मिलता है। उसके बिहेवियर में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एबिलिटीज़ में, उसके इंटरेस्ट में, उसकी लैंग्वेज में, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में, हर चीज़ में मिलता है। तो यहाँ पर जो हमने बात कर रखी है इंडिविजुअल डिफरेंस की, इंटेलिजेंस लेवल में भी बिल्कुल हर बच्चे में, हर पर्सन में डिफरेंस मिलता है। एटीट्यूड्स, मोटर एबिलिटीज, तो सही आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। सभी के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड राइट्स विद हिज और हर लेफ्ट हैंड एंड ही इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी और ही शुड बी। एक बच्चा है जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो वो उसी से ही काम करने में कंफर्टेबल फील करता है, कोई भी काम हो। तो टीचर को क्या करना चाहिए? ए डिस्करेज करना चाहिए, बी मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, सी अलाउ हिज प्रेफरेंस, डी सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट या राइट, हम नॉर्मली हम राइट हैंड से लिखते हैं। जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो उसे डिस्करेज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे ये जो है, अगर वो चीज़ें सारी कर लेता है लेफ्ट हैंड से, और जिस तरीके से हर कोई पर्सन राइट से कंफर्टेबल फील करता है और कुछ पर्सन जो है लेफ्ट से करते हैं, या कुछ बच्चे जो है लेफ्ट से लिखना या काम करना पसंद करते हैं या उन्हें कंफर्टेबल फील लगता है, तो उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट हैंड से करेगा तो उसे कोई दिक्कत आ रही है। जब दिक्कत नहीं आ रही, वो नॉर्मली सारे काम कर पा रहा है, तो मेडिकल हेल्प की भी उसे कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद अब बचता है हमारे पास बी और सी। यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। टीचर बार बार उसे लेफ्ट हैंड से करने के लिए भी नहीं कहेगी, उसको ये कहेगी जो आपको सही लगता है आप वो करो। उसे अलाउ करेगी उसकी प्रेफरेंस पे, कि जिसे उसे कंफर्टेबल लग रहा है उस पे वो काम करे, उसी से वो काम करे। तो सही आंसर जो, अगर मैं बी और सी में अगर चूज करूंगी तो हम लोगों का जो है सी चूज करना होगा, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस जो बच्चे की है उस पर करेंगे। अगर वो राइट हैंड से कंफर्टेबल फील करता है तो राइट से करेंगे, अगर वो लेफ्ट से कंफर्टेबल फील करता है तो लेफ्ट से करेंगे। स्पेसिफिक हम नहीं करेंगे कि आप जो है लेफ्ट से ही करो। तो सही आंसर बनता है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a child applies the mathematicals learned in the class in solving problem of some other subject, then it is called। बच्चा एक क्लासरूम के अंदर, मैथ्स के क्लासरूम में कुछ चीज़ें सीखता है, उसी को जो है अदर किसी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे यूज़ करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ए पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, बी ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, डी मोटिवेशनल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो हम बात करते हैं, एक चीज़ अगर मैं सीख रही हूँ, उस चीज़ को अगर कहीं सी और जगह पे अप्लाई करके कुछ नया सीख रही हूँ, तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो सही आंसर जो है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है होगा। सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी इज।
जो हमारी थ्योरी है जेंडर कॉन्स्टेंसी की, उसकी फर्स्ट स्टेज आपको बतानी है। ए जेंडर स्टेबिलिटी, बी जेंडर लेबलिंग, सी जेंडर कॉन्स्टेंसी, नन ऑफ द अबव। जेंडर कॉन्स्टेंसी की जो थ्योरी है वो कोलबर्ग द्वारा दी गई है और उसकी सबसे पहली स्टेज है बी जेंडर लेबलिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने नई थ्योरी के बारे में बात करी। हमारा जेंडर कॉन्स्टेंसी की जो थ्योरी है, जैसे बात करी कोलबर्ग ने की थी, 1966 में दी थी। इसकी 3 स्टेजेस हैं। हमारी सबसे पहली जो स्टेज इस आंसर में पूछी गई थी, जेंडर लेबलिंग और आइडेंटिटी भी बोला जाता है इसको। सेकंड जेंडर स्टेबिलिटी, और थर्ड हमारी स्टेज है जेंडर कॉन्स्टेंसी और कंसिस्टेंसी। यहाँ पर जो है सबसे पहली स्टेज है जेंडर लेबलिंग या आइडेंटिटी। यहाँ जो ये स्टेज है 2 से 3.5 साल के अंदर जो है बच्चा समझना शुरू कर देता है कि लड़का और लड़की भी कोई चीज होती है। जेंडर नाम की कोई चीज होती है जिसमें 2 आते हैं, लड़का और लड़की। इतना ही बच्चा जो है इस एज में सीखता है। फिर सेकेंड स्टेज आती है 3.5 से 4.5 के अंदर, जेंडर स्टेबिलिटी। उसे अब इतना पता लगने लग जाता है कि जो लड़का है, या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। जो लड़का हूँ, लड़कियां जो है फ्रॉक डालती हैं, लड़के जो है जी शर्ट डालते हैं। मैं क्या हूँ, लड़की हूँ। इतना ही बच्चा समझ पाता है इस चीज को कि लड़कियां अगर जीन्स डालेंगी तो उसमें क्या होगा, बच्चे उसको क्या आइडेंटिटी करेगा, वो बॉयज की आइडेंटिटी करने लग जाएगा। बच्चे के अंदर सिर्फ इतना आता है इसमें कि बच्चा जो है उससे आइडेंटिटी, जो फ्रॉक डालती हैं वो गर्ल्स होती हैं, जो जीन्स पैंट डालते हैं वो बॉयज होते हैं। मैं कौन हूँ उसके बारे में उसको पता लगता है। थर्ड स्टेज के अंदर जेंडर कॉन्स्टेंसी या कंसिस्टेंसी के अंदर, ये जो 6 साल के अंदर होती है, बच्चे स्टार्ट हो जाती है। बच्चा पूरी तरीके से जेंडर को समझ जाता है, उसे पता लग जाता है कि बॉयज कौन है, गर्ल्स कौन है। अगर दोनों ने कपड़े जो है चेंज कर लिए हैं, अगर जीन्स डाली है गर्ल्स ने, वो फिर भी गर्ल ही रहेगी। बॉयज अगर फ्रॉक डाल लेते हैं तो भी वो बॉयज ही रहेंगे। मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ गर्ल हूँ या बॉय हूँ, मैं हमेशा ही यही रहूंगा, मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने वाली। मेरी जेंडर कॉन्स्टेंसी जो है वही हमेशा रहेगा। सिंपल सी थ्योरी है, 3 स्टेजेस है, ज्यादा इसमें स्टेजेस भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेट द चेंज इन द क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। कौन सी, जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है इंडिकेट करता है कि चाइल्ड के जो करेक्टर या क्वालिटी में चेंज आ रहा है। ए ग्रोथ, बी डेवलपमेंट, सी लर्निंग, डी इन्वायरमेंट। सही आंसर जो है यहाँ हमें चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो बताता है कि करेक्टर क्या है या उसकी क्वालिटी में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि ग्रोथ भी बताता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर ग्रोथ भी, उसकी लर्निंग भी जो है आ जाती है। तो इसलिए जो है मैंने सही ऑप्शन डेवलपमेंट चुना है। अगर मैं ग्रोथ चुनती हूँ तो डेवलपमेंट भी में भी चेंजेस आते हैं और लर्निंग भी, वो भी उनकी जो क्वालिटी और करेक्टर में जो है बात बताती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, वो स्पेसिफिक बात होती है, लेकिन डेवलपमेंट अगर बात करूँ वो सभी एरिया की बात करता है। तो इसलिए सही आंसर जो है डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसने प्रपोज किया था या किसने बोला था कि सभी बच्चों के पास लैंग्वेज को सीखने का डिवाइस होता है। ए पियाजेट, बी चेमोस्की, सी वेगोत्स्की और डी डेंस लॉबिन। यहाँ पर सही आंसर है चेमोस्की। चेमोस्की द्वारा जो है लैंग्वेज के बारे में बात करी गई और उन्होंने ही बोला था कि सभी बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज खुद से सीखते हैं, उनके पास लैंग्वेज सीखने का, लर्निंग करने का, जो या कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो किसने दी है। ए अल्फ्रेड बिनेट, बी थॉर्नडाइक,
सी फ्रीमैन, डी नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिंगल फैक्टर की थ्योरी, तो सिंगल फैक्टर की थ्योरी बिनेट ने दी है, जो हमारा आंसर ए है, ठीक है। इसके साथ साथ सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है सबसे पहली इंटेलिजेंस की थ्योरी है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली इंटेलिजेंस की थ्योरी कौन सी थी, तो सिंगल फैक्टर थ्योरी थी। किसने दी थी सबसे पहले इंटेलिजेंस थ्योरी, तो भी आपका बिनेट। 3-4 तरीके से घुमा के इसी तरीके का यही क्वेश्चन जो है आया हुआ है बार बार। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सिंगल फैक्टर थ्योरी जो बिनेट ने दी थी और सबसे पहली थ्योरी थी ये इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनिशियल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर हमें जो थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें वो बताना है। ए पास्ट एक्सपीरियंस, बी लैंग्वेज, सी रीजनिंग, डी प्रॉब्लम। हमारी थिंकिंग जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है, हम उस तब सोचना शुरू करते हैं। तो सही आंसर है डी प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रॉब्लम के बाद हम जब हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर उसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग, उस प्रॉब्लम को जो है छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, कह सकते हैं, या प्लानिंग करते हैं। फिर उसे ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं, फिर सिग्निफिकेंट यूज ऑफ मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं, लास्ट स्टेज है डिसीजन मेकिंग। तो हमारे थिंकिंग के सही प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको टास्क प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सिग्निफिकेंट यूज ऑफ मेमोरी, लास्ट स्टेज है हमारी डिसीजन मेकिंग। ये हमारे सही स्टेप है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्निंग जो है डिपेंड होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हमेशा, कभी कभी, समटाइम्स, सी नेवर, कभी नहीं, डी इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पर जो है हमारी लर्निंग जो है कॉग्निशन पे डिपेंड होती है हमेशा, क्योंकि आपने देखा होगा क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं और वो लर्निंग करते हैं, टीचर जो है सभी को एक जैसा पढ़ाती है, सभी बच्चे लर्न करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है वो सभी का अलग अलग होता है, क्योंकि सभी का कॉग्निशन अलग है, कॉग्निशन की कैपेसिटी अलग है उनमें लर्निंग की। तो हमेशा हमारी लर्निंग जो है कॉग्निशन पे हमेशा डिपेंड रहती है। तो सही आंसर है ए, ऑलवेज। लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, इंडिकेट डिफरेंट आईक्यू लेवल। नीचे डिफरेंट आईक्यू लेवल दे रखा है, तो कौन से आईक्यू लेवल वाले बच्चे जो हैं वो एजुकेबल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो द एजुकेबल ग्रुप आपने पढ़ा होगा, आईडी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जब एजुकेशन के बिहाफ पर करते हैं तो उसके अंदर एक ग्रुप आता है एजुकेबल ग्रुप। उसके अंदर जो आईक्यू बताया जाता है 50 to 70 वाले बच्चों का बताया जाता है कि जो इनका आईक्यू लेवल 50 to 70 होता है वो बच्चे जो है एजुकेशन ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो सही आंसर है इसका ए, 50 to 70। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।